हाँ। शायद ये सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। ओके। ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी क्या है ये तो अब सबको मालूम ही होगा। हाँ, उससे पहले कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम पंकज चौहान है। मैं एस्ट्रोलॉजी पिछले 10 साल से सीख रहा हूँ। मतलब ये तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक भी हम सीखेंगे तो भी पूरा नहीं होगा उतना। अ, सागर है बड़ा। ओके। मतलब इसमें हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो भी पूरी जिंदगी अगर सीखे तो भी। तो पिछले 10 साल से सीख रहा हूँ मैं। और पिछले 5 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। सीख रहा हूँ पिछले 10 साल से, लेकिन पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 साल से। ओके। तो मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ। और उसमें भी जो सबसे एज पर मी अगर सबसे अच्छा है तो मतलब सीखना चाहिए प्रेडिक्शन के लिए, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और वैदिक न्यूमरोलॉजी है। ओके। हालांकि कुछ लोग, बट सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। किसी को ज्यादा केपी एस्ट्रोलॉजी पसंद होता है, किसी को भृगु नंदी नाड़ी ज्यादा पसंद होता है, किसी को लाल किताब पसंद होता है। हालांकि लाल किताब है उसमें प्रेडिक्शन से ज्यादा उसमें रेमेडीज पे ज्यादा फोकस है। ओके। किसी को जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पसंद होता है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्यादा पसंद है। तो मोस्टली मैं जो सिखाता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी होते हैं। बाकी के सारे कोर्स है वो कभी 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 सिखाता हूँ। कोई बहुत सारे स्टूडेंट अगर कहते हैं कि ये सर एक बार केपी की बैच ले लीजिए, या एक बार लोशो न्यूमरोलॉजी के ले लीजिए, या नेम न्यूमरोलॉजी के ले लीजिए। अदरवाइज हमारे जो मोस्टली लाइव क्लास जो होते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी के होते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी है वो आपको मालूम है कि जो प्रेडिक्शन है उसका एस्ट्रोलॉजी है, प्रेडिक्शन है। ओके। अर्थली एंड ह्यूमन इवेंट्स, मतलब कि अर्थ ऊपर जो भी सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब कि मान लो कि किसी भी तारे इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी कोई भी दिन पे। ओके। मान लो कि अभी दिसंबर आ रहा है तो यहाँ गुजरात में तो अभी बारिश की सीजन नहीं है, लेकिन तो भी कभी कभी बारिश होती है, तो भी होती है। ओके। तो वो चीज भी मतलब उस तरह वो सब चीजें प्रेडिक्ट करना। ओके। अर्थ तो ये हुई अर्थली इवेंट्स। ओके। या कौन सी जगह पे युद्ध होगा। ओके। ये तो अर्थ ऊपर जो भी सारी इवेंट्स होती है वो कोई पर्सनल इवेंट नहीं। ओके। अर्थली इवेंट्स मतलब ऐसी इवेंट के जो अर्थ पर जो भी सारे लोग रहते हैं सबको अफेक्ट करे, सबको उसकी इफेक्ट है वो सब पर आए, ऐसी इवेंट्स। ओके। तो वो है बारिश है, सर्दी कितनी होगी, गर्मी कितनी होगी। ओके। कोई भी चीज का भाव कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, सोने का भाव कितना बढ़ेगा कितना कम होगा। मोस्टली वैसे तो कम होता ही नहीं है, बट कितना बढ़ेगा। ओके। तो वो सब अर्थली इवेंट्स में आते हैं और ह्यूमन इवेंट्स। ओके। हालांकि अर्थली इवेंट्स हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले, उसकी एक एस्ट्रोलॉजी आती है अलग से। जिसे नाम सुना हो अगर आपने कभी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी आती है। ओके। अच्छा। तो वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से अ, अ, बीच में कोरोना आया था, तो कोरोना वाली जो इवेंट्स है, कोरोना वाली जो प्रेडिक्शन है वो वहां से होती है कि कोरोना कब जाएगा। ओके। तो वो सभी प्रेडिक्शन भी बहुत सारे लोगों ने की थी। तो जो जो भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे उनकी प्रेडिक्शन सही भी पड़ी थी। कि कुछ लोगों ने बोला था कि ये जून 2021 में या इंडिया में जून जुलाई 2021 में पूरी तरह से जाएगा, तो वो टाइम में ही जाया था। हाँ, उसके बाद थोड़े थोड़े केस आते थे, बहुत अ, छोटे, थोड़े बहुत कम आते थे। ओके।
पर हम यहाँ जो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम सीखने वाले हैं वो है ह्यूमन इवेंट्स। ओके। थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टार्स, स्टार्स मतलब नक्षत्र, जोडियाक, जोडियाक मतलब राशि, एंड द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मीन्स ग्रह, जो भी सारे। पर जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि सूर्य है वो प्लैनेट, प्लैनेट नहीं है, वो तारा है। ओके, बट यहाँ वो प्लैनेट में माना जाएगा। ओके। चलो, तो पर्पस क्या है? एस्ट्रोलॉजी का पर्पस, हमारी ह्यूमन लाइफ में यही पर्पस है कि हमारी लाइफ की पैटर्न है वो किस तरह से होगी, on the basis of the position of the planet at the moment of his birth, his or her birth। ओके, यहाँ मैंने his लिखा है, बट आप समझो कि his और her birth, कि हमारे बर्थ के टाइम पर जो भी प्लैनेट की जो भी सारी पोजीशन है, उसी तरह से हमारा क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप बनता है। हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप वही है कि हमारे जन्म के टाइम सारे प्लैनेट थे वो ब्रह्मांड में किस पोजीशन में थे। तो एक ब्रह्मांड है, वो पूरे ब्रह्मांड को 12, पूरा ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री का है। तो वो 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। वो 12 इक्वल पार्ट है, वो हमारी 12 जोड़ियाक है। एरिस से लेकर पाइसिस तक, ओके, मेष से लेकर मीन तक, जो भी सारी 12 राशियां है वो ब्रह्मांड का ही पार्ट है। तो वो ब्रह्मांड में चाहे कोई भी जगह पे कोई प्लेनेट हो हमारे जन्म के टाइम, तो वो कोई ना कोई राशि में आएगा। ओके। तो एज पर दैट हम एस्ट्रोलॉजी से, हमारा पर्पज है एस्ट्रोलॉजी से कि हमारी लाइफ की पैटर्न है। पैटर्न ऑफ लाइफ मीन्स व्हाट? ओके, पैटर्न ऑफ लाइफ मीन्स व्हाट, कि कितनी प्रॉब्लम आएंगी, कितना स्ट्रगल रहेगा, मैरिज कौन सी एज में होगा, मैरिज के बाद की लाइफ कैसी होगी, मैरिज के पहले की लाइफ कैसी होगी, और स्कूल लाइफ कैसी होगी, कॉलेज लाइफ कैसी होगी। ओके। और फिर पिता बनने के बाद लाइफ कैसी होगी, और जब बूढ़े होंगे तब लाइफ कैसी होगी। ओके। तो वो उस चीज को कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ। तो सबकी पैटर्न है वो अलग अलग होती है। ओके। होता है ना कि कोई लोग है वो 40 साल के बाद ग्रो होते हैं, कोई है वो 30 साल के बाद ग्रो होते हैं। पर 30 साल के बाद ग्रो तो हो गए, लेकिन 40 साल के बाद फिर से वो नीचे भी आ जाते हैं। तो उनकी उस तरह से पैटर्न ऑफ लाइफ सबकी अलग अलग होती है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो है, दुनिया में कोई भी चीज है वो एक ही चीज पे, अगर उसके बहुत डिटेल में जाओगे, बहुत डीप में जाओगे, तो उसका कहीं ना कहीं से जो वास्ता है वो कर्मा से है। जो भी होता है वो कर्मा ही है। ओके। तो सबसे पहले तो किसी कुछ एस्ट्रोलॉजर ने लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन डाल दिया है कि हमारी कुंडली जिस तरह से होती है ना, उसी तरह से हमारे साथ सब होता है। लेकिन आपकी कुंडली भी उसी तरह से बन के आती है जिस तरह से आपने अगली पिछली आपने जितनी भी अपनी जिंदगी जी, उसमें आपने जैसे कर्मा किए हैं उसी तरह से आपकी कुंडली बन के आती है। वो कोई रैंडमली बन के नहीं आती है। ओके। ऐसा नहीं है जो हम्म। भगवान जो बना रहे हैं वो रैंडमली नहीं डाल रहे हैं, या मान लो कि भगवान नहीं बना रहा है वो, मतलब रैंडमली ही बन के आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ओके। ऐसा होता तो वो चीज रैंडमली नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपने कर्मा अच्छे किए तो आपकी कुंडली है वो बुरी बन के आई, क्योंकि वो चीज रैंडमली हो रही है। तो किसी ने बुरे कर्मा किया तो उसकी कुंडली अच्छे बन के आई। ओके। या भगवान उसी तरह उस तरह से नहीं बैठा है कि चलो रैंडमली इसकी कुंडली में गुरु बुरा डालो, इसकी कुंडली में शनि अच्छा डालो, इसकी कुंडली में सूर्य अच्छा डालो, केतु बुरा डालो, राहु अच्छा डालो। ओके। कोई रैंडमली नहीं है ये। जिस तरह से आपने कर्मा किए हैं उसी तरह से ये कुंडली, उसी तरह से प्लेनेट पूरी कुंडली बन के आती है। ओके। तो अ, ऐसा तो है नहीं कि, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से हम बच नहीं, एस्ट्रोलॉजी मतलब ऐसा नहीं कि आप बच गए, कि आप चलो आपकी कुंडली तो अच्छी है तो अब
अच्छे कर्म करो ना करो तो भी हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। ओके। तो तीन तरह के कर्मा है। ओके। एक कर्मा है स्टोर कर्मा, संचित कर्म। मतलब कि आज तक हमने जितने भी लाइफ जी, या अभी अभी प्रेजेंट कंडीशन में, अब मतलब अभी प्रेजेंट कंडीशन में आज तक मैंने जितने भी कर्मा किए, चाहे ये लाइफ में भी जो किए, वो अभी तक जितने भी मैंने कर्मा किए वो सारे स्टोर्ड कर्मा में आते हैं, संचित कर्मा में आते हैं। समझ में आया? कल मैंने कुछ कर्म। जो भी कर्मा किया वो भी संचित में आ जाएगा, स्टोर्ड कर्मा में आ जाएगा। जैसे होता है ना कि हम जो चाहे, मैंने आज 5 मिनट पहले ही कोई पैसा अगर डाला है बैंक में, ओके, तो वो स्टोर में चला जाएगा, सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो मतलब कि ये आपका एक तरह का सेविंग अकाउंट है। ओके। लाइट क्यों कम हो गई? बैटरी कम हो गई है क्या इसकी? 2 मिनट, हाँ। समझ रहे हो? बैटरी कम थी। उसके बाद है मैच्योर्ड कर्मा। मतलब मैच्योर कर्मा मतलब ये संचित कर्मा का इतना पोर्शन, ऐसा पोर्शन कि जो उसका अब रिजल्ट मिलना, रिजल्ट मिलेगा, ऐसा पोर्शन कर्मा का, ऐसा पोर्शन कि जिसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है, उसे क्या कहते हैं? मैच्योर्ड कर्मा। छोटे। ओके। तो हमारी कुंडली से यही पता चलता है कि आपके ये लाइफ में जो भी हमारे मैच्योर्ड कर्मा है, इसे हम डेस्टिनी कहते हैं, या हिंदी में इसको प्रारब्ध कहते हैं। तो कहते हैं ना कि तुम्हारा प्रारब्ध, शायद तुम्हारा प्रारब्ध ही ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगले लाइफ में हमारे जितने भी कर्मा थे उसमें से कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जिसको हमें ये लाइफ में भुगतना है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही हो, वो बुरा ही होगा। डेस्टिनी का मतलब क्या है कि वो मिक्सचर है अच्छा और बुरा। ओके। मतलब मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में ये कर्मा का बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कि आपने आप एक पुत्र भी है, आप एक पिता भी है, आप एक भाई भी है। उसी तरह लेडीज में भी आप समझो आप। ओके। तो आपने एज ए पिता अगर आपने अच्छा कर्मा किया है तो आपको पुत्र अच्छा मिलेगा। ओके। बच्चे आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपने एज ए भाई अगले जीवन में, अगली लाइफ में अच्छे कर्मा नहीं किया, भाई के साथ अच्छा नहीं किया, एज ए ब्रदर आपने अच्छा नहीं किया, तो ये लाइफ में आपको ब्रदर अच्छा नहीं मिलेगा। तो समझ में आ रहा है? तो डेस्टिनी ये है। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही होगा या सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपने जिस तरह से काम किया है उसी तरह से आप, उसी तरह से आपको भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, बुआ मिलेगी, पापा मिलेंगे, मदर मिलेगी। उसी तरह से आपको जॉब मिलेगी। ओके। तो मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपने अच्छा कर्मा किया है वहां आपको अच्छा मिलेगा, जिस डिपार्टमेंट में आपने अच्छा कर्मा नहीं किया है वहां आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ओके। समझ में आ रहा है? जी। ओके। उसके बाद है क्रियामन कर्मा। क्रियामन कर्मा मतलब कि अब हम ये लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं, ओके, वो जी। कर्मा क्रियामन कर्मा कहलाता है। और वो कर्मा है वो फ्यूचर में आगे जाके वो अल्टीमेटली संचित कर्मा में ही ऐड होगा। मान लो कि मैंने कल जो काम किया तो वो परसों तो वो संचित में ही चला जाएगा फिर। समझ रहे हो? पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्मा है वो संचित कर्मा से अलग है, संचित कर्मा ही है, ऐसा नहीं। ओके। जी मतलब सर। फ्यूचर में आगे जाके वो संचित कर्मा में जाएगा। ओके। तो ये कर्मा हमारे हाथ में है।
ये कर्मा है वो हमारे हाथ में है। अगर ये कर्मा हम अ, वैसे अच्छे करते जाए तो संचित कर्मा, मान लो कि पहले आपके 70% बुरे थे, लेकिन यहाँ आप कर्मा आप अच्छे करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो इसमें तो वो आगे जाके ऐड होगा संचित कर्मा में। तो 70% से आपके कर्मा फिर 60% ही बुरे होंगे। आगे जाके बहुत अच्छे कर्मा किए तो 50% होंगे, 40% हो गए, धीरे धीरे कम होगा। तो जब ये संचित कर्मा जब हमारा 0%, जब मतलब उसमें कोई भी बुरा पर्सन नहीं होना चाहिए। पर एक बात याद है, आपको मालूम है कि ऐसा नहीं है कि आपने बुरा कर्मा, मतलब कि आपके बुरा कर्मा का अकाउंट 0 हो गया तो आप फिर आपको फिर जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म का फल भी भुगतने के लिए आना पड़ता है। ये मालूम है किसी को? सर, जी सर। अच्छे कर्म के लिए भी आना पड़ता है। जब तक हमारे अंदर इच्छा रहेगी तब तक हम आते ही रहेंगे। हाँ, इसलिए तो भगवान कृष्ण ने जो अच्छे किया है ना, कर्म कर्म के अच्छे फल। कर्म को भी ईश्वर के आगे सौंप दो तो हम लोग मोक्ष हो जाएंगे। हाँ, कर्म का फल हमें नहीं भुगतना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओके। तो बुरे कर्म का फल तो भुगतने आना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे कर्म का फल हम उस तरह से, मतलब हम डिटेच हो जाए कि मुझे इसका फल नहीं भुगतना है, मैं ये अच्छा कर्म कर रहा हूँ ना, उसका फल नहीं भुगतना है, तो हम उसका फल भुगतने के लिए दूसरा जन्म नहीं लेंगे, तो फिर हमें जन्म नहीं मिलेगा। पर मान लो कि किसी का ये लाइफ में बच्चा नहीं हुआ, तो वो पूरी लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी अच्छे कर्मा करता जा रहा है और ऐसा इंटेंशन रख रहा है कि भगवान अगले जन्म में मुझे बच्चा देना। ओके। तो फिर चाहे सारा अकाउंट 0 हो गया हो उसका, पर तो भी उसको वो बच्चे का सुख पाने के लिए, मतलब वो एक इच्छा पूरी करने के लिए वापस आना पड़ेगा। ओके। तो ये है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसा पता लगेगा कि हम नए कर्मा बना रहे हैं या फिर जो पहले से जो कर्मा था, मतलब हमारे जो पास्ट कर्मा है उसकी वजह से हम उसका रिजल्ट पा रहे हैं हम। न्यू कर्मा मतलब क्या? फ्री विल मतलब क्या कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी मर्जी से हो रहा है सब कुछ। तो कैसे पता लगेगा? एनीवन, किसी को भी आइडिया है? सर, 10th हाउस से। नहीं, वो हाउस से नहीं, हम सिर्फ फीलिंग से कैसे पता लगेगा? सर, अगर हमारे सामने चॉइस आती है कि हम सही या गलत में से क्या चुन रहे हैं, और अगर हमारे साथ गलत होता जा रहा और अगर हमें उसको स्टॉप करना है, तो उस समय पे हमारे सामने फ्री विल होती है कि क्या हमें उस गलत राह पे चलना ही है, क्योंकि मन से तो कई बार रहता है गलत कर्म होते रहते हैं, बट अगर उसको हम एक्शन में नहीं लेके आएंगे तो डेफिनेटली उसका पार्ट वहीं 50% हो जाएगा। वो फ्री विल हमारी फिर फाइनली एक न्यू कर्म क्रिएट करेगी और हमारे अतीत के कर्म को धीरे धीरे काटना शुरू कर देगी। जो हम्म। एज पर माई थॉट प्रोसेस, जो हमने इस चीज को अपनी यस लाइफ में यस यस। काफी फील किया है। कैसे न्यू कर्मा मतलब आपको कोई भी आप पास्ट कर्मा की वजह से आप गोइंग जा रहे हो, वो कैसे पता लगेगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या अच्छा हो रहा है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास्ट कर्मा की वजह से हो रहा है। क्योंकि मान लो कि किसी ने 50% आए, उतनी ही मेहनत की, पर तो भी 70% आ गए, तो क्या है? पास्ट कर्मा का पास रिजल्ट। करना। ओके। अच्छा। लेकिन वो उसके कंट्रोल के बाहर उसको अच्छा रिजल्ट मिला। पर किसी ने 80% आए, उतनी मेहनत की थी, लेकिन उसको आए 60% ही आए, तो वो भी उसके कंट्रोल के पास। बाहर उसके साथ बुरा हो गया। मतलब कि हमारे साथ कुछ भी हमारे कंट्रोल के बाहर कुछ भी हमें करना पड़ रहा है, चाहे करना पड़ रहा है, वो शब्द कब आएगा कि कुछ बुरा करना पड़ रहा है या हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है?
या कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है ना, तो वो हमारी डेस्टिनी है। ओके। मान लो कि कोई ऐसी जगह पे आपको रहना पड़ रहा है कि जहाँ आपको रहना नहीं है। ओके। लाइफ में कभी कभी मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई थी एक बार कि हॉस्टल टाइम में मुझे हॉस्टल में नहीं रहना था, क्योंकि वो हॉस्टल थोड़ी गंदी थी, लेकिन तो भी मुझे 3 साल रहना पड़ा। ओके। और मतलब वो टाइम पे मुझे एस्ट्रोलॉजी आता भी नहीं था। और फिर मैंने एनालिसिस किया तो वो टाइम पे राहु की दशा चल रही थी। तो जब राहु की दशा में मोस्टली सबके साथ, मोस्टली किसी के ही, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि गंदी जगह पे रहना पड़ता है आपको। ओके। चलो। The answer is quite simple. When you do something out of choice, you are creating new karma. मतलब कि अगर आप कोई काम अपनी चॉइस की वजह से, चॉइस से कर रहे हो, तो आप न्यू कर्मा, मतलब फ्री विल से कर रहे हो। एंड व्हेन यू आर फोर्स टू डू समथिंग गुड और बैड, You यू आर सिंपली रीपेइंग योर paying your डेट, karmic debit. डूइंग कर्मा टू बैलेंस योर पास्ट कर्मा। First crore. तो पिलर, एस्ट्रोलॉजी के जो पिलर है वो है, ये 3 चीजें है। ये 3 चीजें अगर आप समझ जाओ, तो मतलब कि आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आ गया। आगे का जो मैंने बताया वो, और ये 3 चीजें आप समझ जाओ तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आ गया। एटलीस्ट आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। ओके। कोई ऐसा नहीं कि कहते हैं ना कि कुंडली में कुछ भी देखे बिना, बहुत थोड़ा सा देख कर ही बोलते हैं कि तो इसका तो 2,000 रुपया होगा। ओके। आपकी कुंडली के देखने का 3,000 रुपया होगा, तो वो सब नहीं होगा आपके साथ। तो पहले, सबसे पहले देखते हैं 9 प्लैनेट्स। ओके। 9 प्लैनेट्स को समझना पड़ेगा कि मतलब ये प्लैनेट की क्वालिटी क्या है वो समझना है हमें। ओके। और 12 जोडियाक और 12 हाउस। तो सूर्य है, उसका नेचर कैसा है? तो सूर्य है, उसे इंडिपेंडेंस पसंद है, फ्रीडम पसंद है, ओरिजिनलिटी पसंद है, इंडिविजुअलिटी पसंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, लीडरशिप लीडरशिप करने वाले होते हैं, लाइक्स टू हेल्प अदर्स एंड इनोवेटर होते हैं। तो छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं होता है। रॉयल नेचर होता है। बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं। ओके। क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण क्यों इतने दानवीर थे? शायद सूर्य की ही क्वालिटी थी उसके उनके अंदर। तो सूर्य है वो, सूर्य जिनका भी कुंडली में सूर्य है वो स्ट्रांग होगा। मतलब सूर्य प्रधान जातक मतलब क्या? कि जिनकी राशि या तो सी राशि हो, लियो राशि हो। तो क्यों? क्योंकि लियो का स्वामी सूर्य है। या फिर उनके पहले घर में सूर्य हो, या उनका सूर्य है वो उच्च का हो, या फिर उनका सूर्य है वो अपनी ही राशि में बैठा हो, या फिर उनका जन्म है वो 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि सूर्य प्रधान लोग हैं, या सन प्रोमिनेंट नेटिव है ये लोग, या सूर्य से प्रभावित आदमी है या औरत है। ओके। उस तरह से समझ में आ रहा है? तो ये लोग ऐसे होंगे। इनको फ्रीडम पसंद होगी, ओरिजिनलिटी पसंद होगी, कि ओके कॉपी करना पसंद नहीं होगा। इंडिविजुअलिटी का मतलब मालूम है? सेल्फ वर्थ, अपने ऊपर, इंडिविजुअलिटी का मतलब हम, अपने ऊपर ही रहना। हाँ मतलब अस इंडिविजुअल, हम जनरली हम लाइफ में जिनका भी सूर्य प्रोमिनेंट होगा वो अ, सबसे पहले ये देखेगा कि अ, मेरा इस चीज में मेरे पर ये करने से मेरे साथ क्या हो सकता है, या मेरे साथ इसकी इफेक्ट क्या होगी। जनरली हम बाकी के सारे जो प्लेनेट है ना,
वो उससे जो प्रभावित या प्रोमिनेंट प्लेनेट वाले हैं वो लोग जनरली ऐसा ही सोचेंगे कि ये करूंगा तो मेरा मेरे पापा का क्या होगा, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरा भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरा दोस्त का क्या होगा, मेरा दोस्त कैसा सोचेगा। ओके, मेरे अंकल कैसे सोचेंगे। लेकिन इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है कि वो खुद, उसको जो पसंद है ना वो हमें खुद की, हमारी खुद की जो इंडिविजुअलिटी होती है। ओके, तो उस चीज को इंडिविजुअलिटी कहते हैं कि हम अ, सिर्फ हमारी पसंद नापसंद उस एज पर दैट हम हमारी लाइफ जीते हैं। ओके। मतलब अपनी शर्तों में जीने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं सर? या हाँ अपनी शर्तों में जीने वाला इंसान। हाँ। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर किसी का बुरा करेगा। ये याद रखना, इंडिविजुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर किसी का बुरा करेगा। लेकिन वो उसको जो भी पसंद है वो उसी तरह से लाइफ जिएगा, वो उस तरह से नहीं सोचेगा। ओके। अभी हालांकि, और पर्सनालिटी का मीनिंग क्या होता है मालूम है? पर्सनालिटी का पर्सनालिटी का मीनिंग ये होता है कि जब अगर आदमी ऑफिस में जाता है तो एज पर ऑफिस कपड़े पहनना, घर पे है तो नाइट में नाइट के कपड़े पहनना, वो सब चीजें, ये जो सारे फिनोमेना है उसको पर्सनालिटी बोलते हैं। ओके, तो नॉट नेसेसरी कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी हो तो इंडिविजुअलिटी भी उसकी अच्छी हो। ओके, जी। तो पर्सनालिटी तो अच्छी बना सकते हो आप, इंडिविजुअलिटी बनाना मुश्किल है थोड़ा। ओके, क्योंकि अपनी पसंद ये बाय बर्थ आती है सर, इंडिविजुअलिटी तो आपकी बाय बर्थ होगी, क्योंकि वो आपकी सोल के ऊपर डिपेंड करता है कि सोल ही तो सूर्य है हमारा। हमारी हाँ। सोल कितना प्रकाश में है, हम कितना उससे प्रकाश ले रहे हैं, सत्य के जो ज्ञान धर्म जो भी चीजें हैं, वही इंडिविजुअल जो हमारी इंडिविजुअलिटी जो है वो उसको आइडेंटिफाई करता है। इसलिए तो सूर्य को आत्मा कारक बोलते हैं। यस यस यस, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य आत्मा का कारक है। ओके, मतलब कि आपकी कुंडली में सूर्य से मतलब सूर्य किस राशि में बैठा है ना, एज पर दैट हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी आत्मा से कैसा है उसकी। ओके, अपने अपने दिल से कैसा है। सर एक क्वेश्चन है मेरे को ड्यू टू सन। जैसे आई होप यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए सॉरी। नो सर प्रॉब्लम। जैसे, हाँ सर, जैसे सूर्य के लिए एक ये चीज कहते हैं कि भाई आपका अगर सूर्य ठीक ठाक है या इट इज गुड तो आप रात में नहीं जगो, लेकिन सर अगर वर्किंग है या चीजें हैं तो फिर हम मजबूरी होती कई बार सूर्य के साथ वो करना। अगर हम दिन में किसी भी समय बिफोर सनसेट हम उसके साथ काम कर पा रहे हैं तो फिर इट विल बी गुड ना। ये थोड़ा ना कि हम बिल्कुल सूर्य की लुटिया थोड़ा ना डूब जाएगी उसमें। नहीं समझा नहीं क्वेश्चन को। जैसे जैसे सूर्य की एनर्जी किसी के पास है अच्छी, जैसे जो आपने हम्म भी कंडीशन सप्लाई बताई है सारी, ठीक है। हम्म। तो और अगर कोई पर्सन की मजबूरी हो रही है ड्यू टू सम पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ या जो भी चीजें हैं, वो सूर्य के टाइमिंग को रिलाय ऑन नहीं कर पा रहा है, मॉर्निंग का टाइम है या फिर अगर आफ्टरनून में भी हम सन के साथ काम कर ले रहे हैं थोड़ी देर भी सही, तो फिर वो हमारा सूर्य इफेक्टिव तो रहेगा ना। ये मेरा कहने मतलब का कि मतलब है। ये बोल रहे हो कि किसी की शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं तो उसकी उसकी बात कर रहे हो? In all terms, effectively in professional terms ज्यादा rather than personal. देखो, अभी शिफ्ट में काम नहीं कर रहे हैं तो जिनका भी मतलब जो भी सूर्य प्रधान लोग हैं उनको कम से कम जब सूर्योदय हो जाता है उसके आधे घंटे में उठ जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटे में। पर उससे भी ज्यादा अगर उठते हैं तो फिर अ, वो अपनी कुंडली बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य प्रधान मतलब क्या कि उनका मेन प्लैनेट सूर्य है। तो हमारा जो मेन प्लैनेट होता है उनको हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि वो बिगड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सर मेन प्लेनेट मतलब हर कुंडली में आत्मा कारक अलग होगा, तो इसको हम किस वे में समझे? जैसे लग्नेश अगर सूर्य मेन सूर्य मत्स्य में प्लैनेट रहे। मेन प्लैनेट समझो लग्नेश। ओके। लग्नेश को समझो आप। और मतलब
मेन प्लेनेट त्रिकोण के स्वामी है वो मेन प्लेनेट होते हैं। जी जी पहला, पांचवा और नौवें घर का स्वामी, ये तीन प्लेनेट है वो मेन प्लेनेट होते हैं, उसको हमें स्ट्रांग बना के रखना होता है। जी जी पर सबसे नंबर वन पे आता है लग्नेश, पहले घर का स्वामी। ओके। जी ओके सर। उसके बाद है मून। तो जो भी, अभी मून, चंद्र से प्रभावित लोग कैसे होंगे? तो चंद्र से प्रभावित लोग होंगे, ऐसे लोगों का माइंड है वो वेवी होता है। जैसे चंद्र है वो कैसे 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है, उसी तरह इनका भी थोड़े मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। डिप्लोमा डिप्लोमेटिक होते हैं, पीस मेकर होते हैं, नर्चरिंग भी करने में भी अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है इनका। ये लोग, देखना जो भी सारे लोग जो भी म्यूजिक बनाने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, कोरियोग्राफर है, डायरेक्टर है, फोटोग्राफी करने वाले हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनकी कुंडली में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मून है वो प्रोमिनेंट मिलेगा। ओके। शांति पसंद होती है, इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट होता है इनको पोएट्री में, कुकिंग में, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कामों में। ओके। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जैसे सूर्य है वो पिता का कारक है और मून है वो माता का कारक है। तो माता का काम क्या है? बच्चों को बच्चों को बड़े करना, नर्चरिंग करना। ओके। घर में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बने, ओके, वो करना। जब बच्चे छोटे हो तब उनके साथ पोएट्री करना, उनको सिखा, मतलब चाहे आती हो या ना आती हो, पर पोएट्री करेंगे तो करेंगे ही एक बार अपने बच्चों के लिए। कुकिंग करना, घर के सारे डोमेस्टिक काम करना, लिटरेचर। ओके। तो आप देखना कि एक जो माता होती है, वो माता के अंदर जो भी सारे उसके अंदर जो गुण होते हैं, वो आप मून में वो सारे गुण देखोगे आप। ओके। उसके बाद है मार्स। तो मार्स है वो है भाई का कारक है और दोस्त का भी कारक है। ओके। भाई हो, बहुत बड़ी उम्र का भाई नहीं होना चाहिए। ओके। बहुत बड़ी उम्र का भाई है वो गुरु में आएगा, या मतलब ऐसा भाई कि जिसके साथ बहुत एज डिफरेंस ना हो, जिसके साथ आप दोस्त की तरह रह सको, ऐसा भाई। जैसे कि 2-3 साल का गैप हो। ओके। या मतलब कि इस तरह से कि ऐसा कोई भी भाई हो कि आप जिसके साथ आप बहुत सारी चीजें अपनी शेयर करते हो, दोस्त की तरह रहते हो। ओके। कभी कभी कुछ फैमिली में ऐसा भी होता है कि सिर्फ 2 साल का गैप होता है, लेकिन वो बड़ा भाई और छोटा भाई का वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो बड़ा भाई है वो बड़े भाई की तरह ही रहता है और छोटा भाई है वो छोटे भाई की तरह ही रहता है। बट कोई जगह ऐसा भी होता है कि 4 साल का गैप हो तो भी वो दोस्त की तरह ही रहते हो। तो अगर वो दोस्त की तरह रह रहे हैं तो वहाँ मार्स माना जाएगा, और अगर बड़े भाई की मार्स। तरह है तो वो गुरु माना जाएगा। अच्छा। ओके। जी तो मंगल है वो ह्यूमैनिटेरियन है, मानवतावादी है। ओके। बहुत ही एग्रेसिव है, फिजिकल एनर्जी बहुत होती है उसके अंदर। स्टबबॉर्न है, जिद्दी है, गुस्से वाला है। ओके। मारपीट भी कर सकता है, वायोलेंस, अगर गुस्से से काम ना चले। ओके। उसको जो भी, मतलब उसको जो लाइफ में उसका जो करना चाहता है उसके लिए वो वायोलेंस भी कर सकता है। वेरी एक्टिव, फिजिकली बहुत ही एक्टिव होते हैं। वेरी क्विक इन एक्शन, धीरज नहीं होती है। ओके। ये कहते हैं ना कि जोश वाले हैं पर होश नहीं है। जबकि मर्क्यूरी है वो, उसके पास होश है लेकिन उसके पास जोश नहीं है। मतलब कि फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है, बट मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ये उसी तरह मंगल है वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, बट फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। इसलिए मंगल और मर्क्यूरी की ये डिफरेंस की वजह से वो एक दूसरे के एनिमी है। हालांकि दोनों तरफ से एनिमी नहीं है। मंगल है वो मर्क्यूरी को मानता है, लेकिन मर्क्यूरी है वो मंगल को नहीं मानता है। ओके। उस
इस तरह के। आ गया है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है, प्रोडक्टिव है, मतलब कि उसको टाइम बिगाड़ना पसंद नहीं होता है। आपने कहीं ना कहीं जो मर्क्यूरी प्रोमिनेंट वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, अगर कोई भी आदमी है ना, वो ऐसा बोलता है ना कि मेरा ये 1 घंटा बिगड़ा, ये 1 घंटा मैंने काम किया होता तो मुझे 300 रुपये मिल जाते, तो कहीं ना कहीं वो मर्क्यूरी प्रोमिनेंट है। हर बात में वो बीच में पैसा लाएगा कि मेरा मतलब ये नहीं हुआ होता तो। वो एक मेरी नजर में था एक बंदा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने गया, तो वहां भी गर्लफ्रेंड उसको मिलने 2 घंटे लेट आई, तो उसको भी ऐसा बोल दिया कि 2 घंटे, तो 2 घंटे में तो मैंने ओवर टाइम किया होता तो मुझे 700 रुपये मिल जाते, मुझे 800 रुपये मिल जाते। मतलब कि इस तरह से, मतलब वो, मतलब कि उसको बहुत प्रोडक्टिव होते हैं वो कोई फिजूल टाइम बिगड़े वो उस, तो नॉट इन, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों की बातों बातों में, बट ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 2 घंटे में तो मैंने ये काम कर लिया होता, मेरे घर में ये मुझे कपड़े धोने थे, वो कपड़े धुल गए होते, ये साफ करना था, वो साफ हो गया होता। समझ रहे हो, इस तरह से। तो मर्क्यूरी को भी फ्रीडम पसंद है, चेंजेस पसंद है। ओके, मतलब कि हर रोज एक शेड्यूल पसंद नहीं होता है उनको, हर रोज एक तरह का, उनको चेंजेस चाहिए लाइफ में। वर्सेटाइलिटी पसंद होती है, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, मतलब कभी कभी ये लोग, मतलब रिलेशनशिप में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो इसीलिए मर्क्यूरी प्रोमिनेंट लोगों से रिलेशन में ध्यान रखना चाहिए, रिलेशनशिप में। ओके, न जाने कब उनका मन ऐसा हो जाए कि अब एक्सप्लोर करना है, तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद भी ब्रेकअप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं। ओके, मटीरियलिस्टिक भी होते हैं, एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि कोई भी हर जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, एडजस्ट। और खास करके पैसा अर्न करना है उसमें। ओके, उनको ऐसा मान लो कि उन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उनको दिख रहा है कि मुझे बैंक में जॉब मिल रही है। ओके, 1 लाख की, तो वो इंजीनियरिंग को मारो गोली, जाने दो उसको। ओके, इस तरह के होते हैं ये लोग। बिजनेस माइंड। तो मतलब कि जिस चीज का उनको, बहुत जल्दी से वो फ्लेक्स वहां एडजस्ट हो जाएंगे वो। चलो बैंक का कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, ये पैसा मिल रहा है, चलो मैं ये कर लूंगा। ओके, तो तो जो मर्क्यूरी प्रोमिनेंट लोग आप देखोगे कि इंजीनियरिंग किया है, बैंक में काम करेंगे, बैंक का बैंकिंग का काम किया है, एमबीए किया है, लेकिन हालांकि जो एमबीए किया है उनको तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की जॉब मिलेगी ही नहीं एज पर रूल। ओके, क्योंकि जो इंजीनियरिंग किया है वही इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। ओके, अदरवाइज वो एमबीए करके इंजीनियरिंग में भी जा सकता था। मतलब मर्क्यूरी प्रोमिनेंट वाले तो ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर, मतलब जो जिसने डॉक्टरी की डिग्री है वही डॉक्टर का काम कर सकता है, उसी तरह जो इंजीनियरिंग की जो भी कंपनी है, ओके, वो भी कोई एमबीए वाले को तो लेगा नहीं वहाँ। ओके, हाँ, लेकिन जो बैंक वाले हैं वो लेते हैं, इंजीनियरिंग वाले को भी लेते हैं, मतलब मान लो कि एग्जाम पास कर ली तो लेते हैं ना वो लोग तो वो हो सकता है। इंटरेस्ट इन फाइनेंस, फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, स्पीच बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। ओके, तो क्योंकि मर्क्यूरी का काम ही है, मर्क्यूरी किसका कारक है, वाणी का कारक है, पानी का। कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो इसलिए मर्क्यूरी के अंडर में जो भी कौन से सारे काम, ये सारे काम आते हैं, ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब आते हैं। ओके, तो बिजनेस के लिए आप समझो कि कौन से 2 प्लेनेट है वो जरूरी है बिजनेस करने के लिए। एक तो साहस होना चाहिए, तो साहस कहाँ से मिलता है, सूर्य के पास, मार्स। सूर्य के पास। अच्छा। ओके, मतलब वो वाला साहस, फिजिकली फिजिकल एनर्जी है वो तो मंगल के पास है, लेकिन वो वाला जो साहस है, दिल वाला, दिल से आत्मा साहस दिल होना वाला। चाहिए ना हमारे, वो सूर्य से आता है।
ओके। रिस्क लेना हुआ, मतलब पैसे डूब गए, मान लो कि कोई बिजनेस किया और 10-20 लाख डूब गए, तो ऐसा चलने रिस्क की लेने क्षमता। का जो बड़ा दिल होना चाहिए वो सूर्य के पास है। और बिजनेस, जो भी सारी बिजनेस स्ट्रेटजी है या बिजनेस क्या कहते हैं उसको, बिजनेस स्किल है, वो सारी मर्क्यूरी से आती है। तो इसीलिए सूर्य और मर्क्यूरी दोनों अच्छा होना चाहिए अगर किसी को बिजनेस करना है तो। ओके। जी। उसके बाद है जुपिटर। तो जुपिटर है वो नॉलेज का कारक है, मेन उसका काम है ज्ञान है। ओके। तो ये ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार है, मॉरल वैल्यू, मोरल है। लाइफ में जिसका भी जुपिटर है वो ग्रोथ देता है, क्रिएटिव है, विजन है, दृष्टि है, इसके पास समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेशन का भी कारक है, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, रूल्स एंड एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिक्स। अभी किसी को मालूम है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है? किसी को भी मालूम नहीं? एथिक्स का मतलब होता है लो। कि कोई भी चीज हम, मतलब वो लॉ में नहीं लिखी है तो भी हम वो करते हैं, कि हमें अंदर से हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा, इस तरह से हमें करना, हमें रहना चाहिए, तो उसे एथिक्स कहते हैं। ये कहते हैं ना कि इसके अंदर उसूल तो कोई पकड़ के एथिकल। सच्चाई पे चलना। हाँ। इसके सोल की बाद आवाज, सोल की आवाज, हाँ गट डिसिप्लिन बोल सकते हैं। इंस्टिंक्ट, गट हाँ डिसिप्लिन एंड इंस्टिंक्ट। लॉ। हाँ, मतलब कि कोई भी चीज, मान लो कि अ, कोई लॉ में लिखा नहीं है कि यहाँ थूकना नहीं है, पर तो भी वो नहीं थूकता है क्योंकि उसको अंदर से एथिक्स। पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं एथिक्स। लेकिन अगर कोई चीज कोई लॉ में लिखी है तो उसे, तो फिर वो एथिक्स में नहीं आएगी, फिर वो फिर लॉ में चली जाएगी या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन में चली जाएगी। सही और गलत का अंदाजा सर, एक्चुअली में मेरे ख्याल से जहां पर ये हाँ, ले यस सकते यस हैं। यस। सही और सही गलत का और अंदाजा। गलत में अंदाजा कहाँ पर, मतलब कि अगर देखो जाने अनजाने तो सही गलत हो जाता है, लेकिन अगर एक बार हम समझ गए कि कहाँ हम सही हैं और कहाँ हम गलत हैं, और हम क्या, हम जो अपने लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते वो किसी और के लिए ना करो, वहीं एथिक्स आ जाते हैं। हम्म ये मेरे हिसाब से आई थिंक एथिक्स का ही एक इनडायरेक्ट वे होगा। हम्म। उसके बाद है वीनस। वीनस है वो है फैमिली रिलेशनशिप। ओके। होम एंड फैमिली, ब्यूटी, सेंसुअलिटी, मटीरियलिस्टिक, फैमिली, मतलब वीनस है वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वीनस की वजह से है, बैलेंस, लव, केयर, प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेड। तो ये सब चीजें वीनस की वजह से आती है। तो वीनस ही सबसे बहुत ही प्यारा प्लेनेट है। ओके। पर वीनस मतलब क्या मालूम है कि संसार के जो भी सारे सुख है ना, वो वीनस है। तो मान लो कि संसार के सुख क्या क्या हो सकते हैं? गाड़ी, बंगला, बंगला, पैसा, पैसा, स्वास्थ्य। ट्रैवलिंग, ओके, अच्छी अच्छी जगह पे ट्रैवल करने को मिले, वो भी वीनस के अंडर में आता है। और फिर संसार का एक सुख है कि अच्छा 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 हस्बैंड होना चाहिए या अच्छी वाइफ होनी चाहिए। ओके। वो भी एक संसार का अभी एक संसार के सुख में क्या ऐड हुआ है कि एक मेल चाइल्ड होना चाहिए हमारे इंडिया में। ओके। इंडिया के बाहर ऐसा नहीं है, पर इंडिया में ये है कि एक मेल चाइल्ड होना चाहिए। वही संसार, मतलब कुछ लोगों ने तो, मतलब कि वो जो पुराने ख्यालात नमस्कार जी। वाले लोग हैं ना, उनका तो सबसे पहला यही है हनुमान जी की फेवरेट सामान है। कि एक मेल चाइल्ड होना चाहिए। तो अगर किसी का वीनस अच्छा है ना तो उसको मेल चाइल्ड भी दे सकता है वीनस, क्योंकि वीनस क्या है कि किसी भी तरह से आपको संसार के सुख देगा। ओके। तो कुछ लोग ऐसा मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहेंगे कि तो वीनस को तो मेल चाइल्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो भी वीनस ने मेल चाइल्ड क्यों दिया उसको उनको? क्योंकि वीनस यहाँ उस तरह से मेल चाइल्ड नहीं दे रहा है, वीनस यहाँ उनको संसार के सुख दे रहा है, इसीलिए उसने मेल चाइल्ड दिया किसी को। ओके। तो इस तरह से वीनस, अदरवाइज वीनस है वो फीमेल प्लैनेट है।
वो फीमेल है। वो फेमिनाइन एनर्जी है, वीनस एंड मून। ओके। तो मोस्टली वो तो फीमेल गर्ल ही दे, फीमेल चाइल्ड ही देगा ना। बट वीनस तो भी मेल चाइल्ड देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से वो संसार का सुख देता है। ओके। ओके ग्रेट। चलो आज के क्लास को यहाँ तक रखते हैं। आगे कल देखेंगे। आज के क्लास से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके। सर सर्वेंट सैटर्न से देखेंगे ना? हाँ लाइक सर्वेंट कंटिन्यू रह रहा है या नहीं रह रहा है हाँ, आपके वो घर में? सैटर्न से आएगा। सैटर्न से ही देखेंगे। सर ओके एक ओके। क्वेश्चन है मेरा कि हम हर समय तो ग्रहों की एनर्जीज के ऊपर वो रिलाय ऑन नहीं कर सकते, जहाँ कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते, तो उस चीज से हम क्या बच सकते हैं? कि वहां पर हम फिर क्या, फिर वहां भक्ति का या फिर हम लोग जो ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं या जो हम लोग अपनी चीजें अपनाते हैं, क्या उनका कोई फायदा नहीं है फिर? कुछ नहीं है, देखो। बहुत ही सिंपल चीज है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारा आत्मा की आवाज है। बस उसको कभी उसको फॉलो करो। उसको एज पर दैट, मतलब उसको बुरा लगे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने वो नाम सुना है, चित्रगुप्त नाम सुना है? हाँ सर, यमराज के असिस्टेंट। यस सर, चित्रगुप्त। यस सर। तो चित्रगुप्त नाम कैसे आया मालूम है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, उसको चित्रों की जो हर चीज ना पिक्चर वो खींचता रहता है हर चीज की। हाँ, मतलब कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसके चित्र है ना, वो हमारी आत्मा के अंदर गुप्त तरीके से छप जाते हैं। इसी उस तरह से वहाँ चित्रगुप्त नाम आया। ओके। तो कोई भी ऐसा काम करो तो वो गुप्त तरह से जो हमारे आत्मा के अंदर जो चित्र बन रहे हैं ना, वो अच्छे बनने चाहिए। ओके। अगर बुरे बने होंगे तो फिर हमें पूरी लाइफ कोई ना कोई ऐसा रहेगा, हम अंदर से वो कह रहे हैं थोड़े, वो रहेगा कि अ, मन में पाप रहेगा। हमें कहते हैं ना कि इसके मन में तो पाप है, तो वो नहीं रहना चाहिए। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। इन शॉर्ट, थैंक यू सर। मेरी फिलोसॉफी है, मैं ये एज ए पर्सन, अगर आप अच्छे बन जाओगे एज ए पर्सन, तो आप सभी रोल में अच्छे बन जाओगे। एज ए आप एज ए हस्बैंड भी अच्छे बन जाओगे, फादर भी अच्छे बन जाओगे, किस सन भी अच्छे बन जाओगे। बट मान लो कि आप सिर्फ अ, किसी ने ऐसा कहा, सोचा कि मैं सिर्फ हस्बैंड अच्छा बनना चाहता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अ, उल्लंघन हो ही जाएगा उससे, कि वो अपने फादर के लिए बुरा बन जाए, अपनी मदर के लिए बुरा बन जाए। क्यों? क्यों वो होगा ही होगा, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ एक अच्छा हस्बैंड बनना था। तो कभी भी हमें, कोई भी, हमें अच्छा पर्सन बनना है। तो अगर अच्छा पर्सन बनेंगे तो हमें जितने भी रोल दिए हैं ना, वो सब रोल हमसे अच्छे होंगे। ओके। तो मान लो कि क्यों बुरा होता है, क्यों मान लो कि किसी ने ऐसा कि मैं बहुत अच्छा फादर बनूंगा, तो वहां क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी ना कभी वो अपने बच्चों के लिए बुरा काम करेगा ही करेगा वो। क्योंकि उसने क्या ठाना है कि मुझे अच्छा फादर बनना है। तो अपने बच्चों की जरूरतें पूरे करने के लिए, या अपनी उनकी कुछ गलत डिमांड पूरी करने के लिए भी वो कुछ गलत काम करेगा। तो कभी भी हमें ऐसा कोई भी एम नहीं रखना है। हमें हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें अच्छा पर्सन बनना है। ओके। ओके। और कुछ किसी को पूछना है? सर स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए फिर। फिट। सर ये पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आप मतलब वो कर दोगे ना? हाँ, ग्रुप में मिल जाएगा।
ओके सर, ओके। तो अभी हमने इतने प्लेनेट कवर किए हैं। अभी सैटर्न, राहु एंड केतु, 3 प्लेनेट बाकी है। ओके, तो आज के क्लास को क्लोज करें क्या? Okay, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Good sir. night, थैंक sir. यू सर, थैंक यू सर, जय Good श्री night, sir. कृष्णा। Thank you, sir. Good night.